हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या समझे भाई? ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि इट मींस एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। कि मैं क्या बता रहा हूं कि भाई ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि अपने यूनिवर्स में जो भी कोई चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि सन और मून या फिर मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन। अब क्या हुआ? अट्रैक्ट करेंगे तो देन एन अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड। तो अब क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स, जो ये अट्रैक्शन फोर्स आया है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। इसको क्या नाम दूंगा भाई? ग्रेविटेशन फोर्स। इसको क्या नाम दूंगा? ग्रेविटेशन फोर्स। कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि ग्रेविटेशन क्या हुआ कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मैं जैसे बताऊं कि दो ऑब्जेक्ट आपने ली, ए और बी, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? ग्रेविटेशन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बताऊं आपके पास कि मून और अर्थ का आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये आपके पास होती है डेफिनेशन किसकी? ग्रेविटेशन की भी। ठीक है, और ये किसने बताया? ये बताया था हमारे पास किसने? न्यूटन ने। किसने बताया भाई? जो साइंटिस्ट आया था उसने बताया, न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स के यहाँ पे हमारे पास जनरेट होता है। अब भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक स्टेटमेंट दी न्यूटन ने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसने क्या बताया कि हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब उसी के अकॉर्डिंग में देन द फोर्स क्रिएटेड, तो उस जो फोर्स बनेगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses। किसके? टू द masses ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मैं दो ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो masses का मतलब यहां पे क्या है? वो दोनों ऑब्जेक्ट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझे भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है उसको ये लिखता हूं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब अगर दूसरी टर्म में लिखूं दैट फोर्स इज डायरेक्ट, इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूं। मान लिया मैं क्या करता हूं भाई, दो ऑब्जेक्ट लिए, ये मान लिया मेरे पास अर्थ है, ये है मून, तो मैं क्या करता हूं, अब इनका मासेस है, इसका मास मान लिया m1 और इसका मास मान लिया m2। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। कि मेरे पास जो फोर्स रहेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई मैं बोलूं कि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, अब मेरे को पता है कि जून का महीना होता है, उसमें हीट बढ़ती है, तो उसी के साथ क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है। कि जैसे जैसे हीट को बढ़ाऊंगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? ये दोनों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि हीट को बढ़ाते जाओ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर मैं कहूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। अब उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि हीट को अगर मैं घटाता जा रहा हूं तो अब मैं दूसरी, तो बढ़ाने की बात होगी, तो डायरेक्टली अब कम में भी कर सकता हूं कि हीट अगर कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये आपके पास आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि कोई चीज अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया। दूसरा बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके बताया? कि जो रेडियस है, मतलब जो मैं कहूं कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने कोई मान ली r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो मेरे पास डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी जो ये थी। अब इसकी स्टेटमेंट की वैल्यू को लिख रहा हूं क्या? कि फोर्स जो रहेगा ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी बताऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अभी इसको लिख रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब 1 में आता है भाई, स्क्वायर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो क्या है दोनों के बीच में? r, इसका स्क्वायर यूनिट।
ये बताया। तो दो बताए क्या न्यूटन ने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं भाई कि कोई चीज, अगर मैं कहने का मतलब यहां से बताऊं कि फोर्स को अगर बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, कि अगर इन दोनों के बीच के फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया कि समर है, समर की मैं बात करूं तो समर में हीट बढ़ती है, तो ये तो मैंने बढ़ गया, हीट बढ़ गई भाई। अगर इसी बात में मैं बात करूं किसकी, विंटर की, क्या बात करूं कि विंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट, हो सकता है भाई कि कहने का मतलब सर्दी बढ़ती जाएगी तो हीट बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है, नहीं होता। बट ऐसा हो सकता है कि विंटर बढ़ती चलेगी तो हीट भी घटती चली जाएगी, मतलब अगर ये बढ़ गया तो हीट कम हो जाएगी, कहने का मतलब कि उस मतलब अगर सर्दी बढ़ेगी तो गर्मी कम होगी, और अगर गर्मी बढ़ेगी तो सर्दी कम होगी, यही रीजन होता है। तो यहाँ पे इनवर्सली का प्रोपोर्शनल मतलब कि एक चीज बढ़े और एक चीज घटे, यही तरीका है कि फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घटेगी, और डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस घट रही है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब होता है इनवर्सली। अब न्यूटन ने क्या बताया भाई, न्यूटन ने इन दोनों लॉ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। न्यूटन ने क्या कर दिया, इन दोनों लॉ को ऐड कर दिया। अब भाई दो इक्वेशन बनाई हमने, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब न्यूटन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया m1 m2 के, तो था ही। अब ये इनटू में 1 अपॉन r स्क्वायर लिखूंगा तो 1 तो मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये है भाई प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई कांस्टेंट यूज करूंगा। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी कांस्टेंट यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया दैट f इज इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, इस अब डायरेक्टली हटा के इज इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट यूज किया मैंने g, क्या यूज किया भाई, g, दैट इज बना m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बन गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। एंड दिस g, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, इसको बोलूंगा भाई क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। इसको क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलूंगा भाई, ग्रेविटेशन फोर्स बोलूंगा। अब जी की वैल्यू को निकाल सकता हूं, कैसे, कि अगर आपके पास पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स पूछे तो जी की वैल्यू निकाल लूं। तो जी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, देन जी इज इक्वल टू, में आर इधर आएगा मल्टीप्लाई होके, देन एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड था मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में, दैट इज m1 m2 बन गया आपके पास। तो ग्रेविटेशन फोर्स को भी डिफाइन कर सकता हूं, कैसे, ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू द मासेस ऑफ देयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं उन दोनों के मासेस का अगर रेशियो निकाल देता हूं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस के बीच का, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन और फोर्स इक्वल हो सकते हैं, कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई क्या, कि ग्रेविटेशन और फोर्स दोनों इक्वल हो सकते हैं। कैसे, कैसे होंगे, कि अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं कह दूं दैट रेडियस दोनों के बीच की ले लूं 1, कहने का मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट थी, उनके बीच की रेडियस जो डिस्टेंस थी वो मैंने ले ली 1 मीटर। मासेस, ये भी 1 किलोग्राम के ले लूं, ये भी 1 किलोग्राम का ले लूं, तो वैल्यू पुट करना, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 रहेगा, देन g इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, g इज इक्वल टू फोर्स के बराबर, दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स। अब फोर्स की एसआई यूनिट हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ी है, फोर्स की एसआई यूनिट तो क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट तो होती है भाई न्यूटन में, किसके बराबर, न्यूटन के बराबर। अब अगर एसआई यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स हमने निकाला दैट g इज इक्वल टू में एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, अगर एसआई यूनिट क्या आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी अर्लियर वीडियोस में जाके आप देख सकते हो भाई। देन g इज इक्वल टू में, अब एसआई यूनिट की बात करता हूं, F की वैल्यू होती है न्यूटन, क्योंकि फोर्स होता है किसमें, न्यूटन में, अर्लियर वीडियोस में बता चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर करता हूं, डिस्टेंस आ गई मीटर में, स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मास किसमें होता है, किलोग्राम, और दूसरा भी किसमें होगा, किलोग्राम। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम गुणा किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। अगर ये टर्म ऊपर जाएगी तो माइनस की, ये टर्म ऊपर गई, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम, ऊपर जाके माइनस का हो गया पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की एसआई यूनिट पूछेगा देन जी इज इक्वल टू में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपके पास है एसआई यूनिट। और इसी के साथ अगर मैं क्या बताऊं, ये अब जी की एक वैल्यू निकाली गई भाई, अब जी की ग्रेविटेशन फोर्स की एक वैल्यू निकाली गई। क्या वैल्यू निकाली गई कि भाई अगर मैं यहाँ पे, मैं किस किस का एग्जांपल लूं, मैं अगर मास मैंने मान लिया एक m1 तो मान लिया अर्थ का, m2 मान लिया मून का, उनके बीच की डिस्टेंस मेरे को पता है 6400 किलोमीटर है। अगर इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस के अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 6400 किलोमीटर तो मास इसका अर्थ हो जाता है भाई, अगर दोनों की अगर सारी चीजें अब अगर आपके पास गिवन हो कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून और रेड और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर उससे मैं सोल्व आउट करता हूं अर्थ और मून की, तो एक जी की वैल्यू निकाली गई। क्या जी की वैल्यू क्या निकाली गई, दैट जी इज इक्वल टू, आपको सिंपली याद रखना है दैट 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 11, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 11 विद ऐसा यूनिट भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द, ये आपके पास यूनिट निकाली गई ग्रेविटेशन फोर्स की। आप दूसरी टर्म में सीधा दो टर्म के अकॉर्डिंग में आप कर सकते हो, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, तो दैट जी इज इक्वल टू में 6.673 को हटा दो, कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट तक बहुत होता है। तो 6.67 into 10 raised to power minus का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। ये आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर आपको बताता है तो आपको ये सारा कंप्लीट करना होता है। क्लियर है भाई, ठीक है, ओके।